नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय माल परिवहन और आपूर्ति नीति का उद्देश्य परिवहन और आपूर्ति की लागत 10% से कम करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सभी संवैधानिक संस्थानों के अपनी मर्यादा में एक दूसरे से अच्छा समन्वय बनाए रहने पर लोकतंत्र निर्विवाद रूप से समृद्ध होता है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की वृद्धि। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की परिकल्पना समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा। आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची। मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक मुकाबले में आज बजरंग पूनिया अपनी चुनौती रखेंगे। और कोलकाता में डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का सामना बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से होगा। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में माल परिवहन और आपूर्ति लागत 10% से कम करना आवश्यक है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय माल परिवहन और आपूर्ति नीति जारी करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारतमाला और सागरमाला जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संपर्क सुविधा में सुधार होगा। लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए, सिस्टमैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हमने सागरमाला, भारतमाला जैसी योजनाएं शुरू की। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उस काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का हमने प्रयास किया है। आज भारतीय पोर्ट्स की टोटल कैपेसिटी में काफी वृद्धि हुई है। कंटेनर वेसल का औसत टर्न अराउंड 44 घंटे से घट करके 26 घंटे पर आया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप परिवहन क्षेत्र से संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक पोर्टल पर लाएगा। ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज, ई-लॉग्स नाम से भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू हुआ है। इस पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्री एसोसिएशंस ऐसे किसी भी मामले को जिससे उनके ऑपरेशंस और परफॉर्मेंस में समस्या आ रही है, उसे सीधे सरकारी एजेंसी के साथ उठा सकती है। यानी बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में विदाउट एनी हर्डल सरकार के दरवाजे तक खत आपको पहुंचाने की व्यवस्था बन गई है। श्री मोदी ने कहा कि लॉजिस्टिक नीति और चीतों की पुनर्वास परियोजना के बीच एक संबंध है। उन्होंने कहा कि देश की माल परिवहन और आपूर्ति व्यवस्था चीते की गति के समान चलनी चाहिए। पॉलिसी एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करती है, गाइडिंग फोर्स के रूप में भी काम करती है। और इसलिए इस पॉलिसी को सिर्फ एक कागजी दस्तावेज के रूप में न देखा जाए। हमें जिस चीते की गति से पूरब से पश्चिम तक माल ले जाना है, उस गति को हमने पकड़ना है जी। आज का भारत कोई भी पॉलिसी बनाने से पहले, उसे लागू करने से पहले उसके लिए एक ग्राउंड तैयार करता है और तभी वो पॉलिसी सफलता से इम्प्लीमेंट हो पाती है। तब जाकर के प्रोग्रेस की संभावनाएं बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का भारत विश्व को ये संदेश दे रहा है कि आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी में कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि देश की आर्थिक प्रगति पर्यावरण संरक्षण के साथ भी हो सकती है। श्री मोदी ने कहा कि एक तरफ भारत विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है और दूसरी तरफ देश का वन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते छोड़ने के बाद ये बात कही। जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहाँ का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहाँ इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहाँ विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं पैदा करने का काम निरंतर कर रही है। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के कराहल में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के सम्मेलन को कल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि नए भारत में पंचायत भवन से लेकर राष्ट्रपति भवन तक नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सभी संस्थानों द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का पालन करना शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का अभिन्न अंग है। जबलपुर में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा स्मृति व्याख्यान में श्री धनखड़ ने कहा कि निर्विवाद रूप से लोकतंत्र तभी समृद्ध होता है जब सभी संवैधानिक संस्थानों के बीच अच्छा समन्वय हो। उन्होंने कहा कि इस पहलू पर ध्यान देने से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में न्यायाधीशों की आलोचनाओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस पर रोक लगाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है और अगर विधि के शासन का प्रभुत्व बनाए रखना है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। विभिन्न संस्थाओं में पारदर्शिता का जिक्र करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि मजबूत, निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली लोकतांत्रिक मूल्यों के फलने फूलने का सबसे सही माहौल प्रदान करती है। उपराष्ट्रपति ने आग्रह किया कि न्यायाधीशों की गरिमा और न्यायपालिका के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि ये विधि के शासन और संविधानवाद के मूल सिद्धांत हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि सभी देशवासियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापक जनहित में उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मातृभाषा को अदालत की भाषा बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल और मध्य प्रदेश में हिंदी राजभाषा होनी चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि अगर मातृभाषा ही न्याय की भाषा होगी तो आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। न्यायमूर्ति किशन कौल और न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। न्यू इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। आकाशवाणी पर अब सुनिए जन कल्याण के सरोकार दोपहर 3 बजे से हर शनिवार। सुनिए न्यू इंडिया समाचार आकाशवाणी के साथ। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह वर्ष 2021-22 की तुलना में 30% अधिक रहा।
वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में 17 सितंबर तक कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 8,36,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष में ये आंकड़ा लगभग 6,42,000 करोड़ रुपए था। शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में भी इस बार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 23% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में दाखिल आयकर रिटर्न के निपटान की प्रक्रिया में भी तेजी आई। इस महीने की 17 तारीख तक लगभग 93% विधिवत सत्यापित आईटीआर निपटाए जा चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2022-23 में जारी किए गए रिफंड की संख्या में लगभग 468% की वृद्धि हुई। मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिफंड जारी किया जा चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है। वे आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इस दौड़ का उद्देश्य दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले युवाओं की खेल प्रतिभा को उजागर करना है। इस दौड़ में झुग्गी बस्तियों के करीब 10,000 बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 10 जिलों के जिलाधिकारियों और 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला कर दिया है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने खबर दी है कि हरदोई, बाराबंकी, मिर्जापुर, गाजीपुर, आगरा, चंदौली, मथुरा, पीलीभीत, भदोही और संत कबीर नगर के जिलाधिकारियों का तबादला कर दिया है। आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह को राजस्व विभाग में सचिव बनाया गया है। इसके अलावा राहत आयुक्त और सचिव राजस्व विभाग रणवीर प्रसाद को आवास आयुक्त की जिम्मेदारी भी दी गई है। आवास आयुक्त अजय चौहान को सचिव लोक निर्माण नियुक्त किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आज बेंगलुरु में दोनों राज्यों के बीच नई रेलवे लाइनों की व्यवहार्यता पर चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए श्री बोम्मई ने कहा कि श्री पिनराई विजयन ने कान्हागढ़, कनियूर और थालासेरी वायनाड मैसूर के बीच रेलवे लाइन बनाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि 45 किलोमीटर लंबी प्रस्तावित कान्हागढ़ कनियूर रेलवे लाइन और थालासेरी वायनाड मैसूर रेल लाइन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरेगी, जिसमें नागरहोल और बांदीपुर के बाघ और हाथी संरक्षित वन क्षेत्र भी आते हैं। ऐसे में उनकी सरकार इन परियोजनाओं के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों राज्यों के बीच रात्रि बस सेवा को 2 से बढ़ाकर 4 करने का केरल सरकार का अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि ये भी एक वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली की एक अदालत का रुख किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने सीबीआई की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर 28 सितंबर तक इस मामले में जवाब मांगा है। जांच एजेंसी ने कहा है कि हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में तेजस्वी ने कानूनी प्रक्रिया को तोड़ने का प्रयास किया। सीबीआई ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने न केवल सीबीआई अधिकारियों के परिवारों को सीधी धमकी दी, बल्कि गवाहों को भी परोक्ष धमकी दी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय माल परिवहन और आपूर्ति नीति का उद्देश्य परिवहन और आपूर्ति की लागत 10% से कम करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सभी संवैधानिक संस्थानों के अपनी मर्यादा में एक दूसरे से अच्छा समन्वय बनाए रहने पर लोकतंत्र निर्विवाद रूप से समृद्ध होता है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की वृद्धि हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की परिकल्पना समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा। आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची।
मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के कांस्य पदक मुकाबले में आज बजरंग पूनिया अपनी चुनौती रखेंगे और कोलकाता में डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में आज मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का सामना बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा पर जा रहे हैं। श्री गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ पहली मंत्री स्तरीय आर्थिक और निवेश समिति की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। श्री गोयल सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसाबी से भी मिलेंगे। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विस्तार पर व्यापक चर्चा की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि श्री गोयल की सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के बीच गतिशील और लगातार बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को और गति देगी। इससे सहयोग के नए क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे वाणिज्यिक और व्यापारिक संबंध और सुदृढ़ होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अधिवेशन में भाग लेंगे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर न्यूयॉर्क जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा में उच्च स्तरीय विमर्श में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री 4 देशों भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजन करेंगे। विदेश मंत्री बहुपक्षीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का लक्ष्य हासिल करने के बारे में L69 समूह की उच्च स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कल सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर 1971 में बांग्लादेश के स्वाधीनता के लिए हुए युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद स्मारक का दौरा करने के बाद श्री दोराईस्वामी ने ट्वीट संदेश में कहा कि उन लाखों शहीदों को ये उनकी श्रद्धांजलि है जिनकी वजह से बांग्लादेश दमन से मुक्त हो सका। श्री दोराईस्वामी अब ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। ढाका में उच्चायुक्त ने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए बांग्ला लोगों और भारतीयों को प्रेरित करने वाले बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी प्रणय कुमार वर्मा शीघ्र ही बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर बांग्लादेश के अपने पहले दौरे पर कल ढाका पहुंच रहे हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अपनी यात्रा के दौरान वे बांग्लादेश के वित्त मंत्री के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज सुबह लंदन पहुंची। ब्रिटेन की महारानी का 8 सितंबर को निधन हो गया था। उनका अंतिम संस्कार कल ब्रिटेन के स्थानीय समय के अनुसार सवेरे 11 बजे वेस्टमिनिस्टर एबी चर्च में किया जाएगा।
मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक प्राप्त किया है। देवेंद्र ने 60.97 मीटर की दूरी पर भाला फेंककर रजत पदक जीता। वे 3 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हैं। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण में कल निराशाजनक रूप से बाहर हो जाने के बाद भी भारत के बजरंग पूनिया के पास कांस्य पदक जीतने का मौका है। कांस्य पदक के लिए आर्मीनिया के वाजगेन तेवानयान और बुल्गारिया के व्लादिमीर व्लादिमीरोव दुबोव के बीच मैच के विजेता से पूनिया का मुकाबला होगा। रेप चेस दौर के आज 3 बजे शुरू होने का कार्यक्रम है। डूरंट कप फुटबॉल के फाइनल में आज बेंगलुरु फुटबॉल क्लब का सामना मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब से होगा। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में 131वां डूरंट कप फाइनल मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंची दोनों टीमें पहली बार ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेंगी। 1888 में पहला डूरंट कप खेला गया था। डेविस विश्व ग्रुप मुकाबले में मेजबान नॉर्वे ने भारत पर 3-0 से जीत दर्ज की है। कल डबल्स मुकाबले में भारत के यूकी भांबरी और साकेत माइनेनी की जोड़ी कैस्पर रड और विक्टर डुरासोविच की जोड़ी से 3-6, 6-3, 3-6 से हार गईं। इससे पहले दोनों सिंगल्स मुकाबलों में भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था। नॉर्वे की 3-0 की अजेय बढ़त के बाद दोनों रिवर्स सिंगल्स मुकाबले अब नहीं खेले जाएंगे। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की श्रृंखला का पहला मैच आज होव में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले 3 T20 मैच की श्रृंखला में भारत को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। आज की कड़ी में हम आपको पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी और 7 राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जानकारी देंगे। आजादी के बाद पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र NEFT को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। वर्ष 1954 में इसका नाम बदलकर पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी यानी नेफा कर दिया गया था। 20 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया और इसके साथ ही यह एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रमुख प्रवेश द्वार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। 50 वर्ष पूर्व नेफा को अरुणाचल प्रदेश के रूप में नया नाम, नई पहचान मिली थी। उगते सूरज की इस पहचान को, इस नई ऊर्जा को इन 50 वर्षों में आप सभी परिश्रमी राष्ट्रभक्त बहनों भाइयों ने निरंतर सशक्त किया। अरुणाचल की इसी भव्यता को देखते हुए 5 दशक पहले भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी ने अरुणाचल हमारा नाम से गीत लिखा था। अरुण किरण शीश भूषण कंठ की धारा, अरुण किरण शीश भूषण कंठ की धारा, प्रभात सूरज चुंबित देश अरुणाचल हमारा, अरुणाचल। राष्ट्रभक्ति और सामाजिक सद्भाव की जिस भावना को अरुणाचल प्रदेश ने नई ऊंचाई दी है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिस प्रकार आपने संजोया, संवारा है, परंपरा और प्रगति को जिस प्रकार आप साथ साथ लेकर चल रहे हैं, वो पूरे देश के लिए प्रेरणा है। एंग्लो आबो युद्ध हो या फिर आजादी के बाद
सीमा की सुरक्षा, अरुणाचल वासियों की वीरता की गाथाएं प्रत्येक भारतवासी के लिए अनमोल विरासत है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 राज्य और सिक्किम शामिल हैं। 7 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। सिक्किम को वर्ष 2002 में 8वें पूर्वोत्तर परिषद राज्य के रूप में एकीकृत किया गया था। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव से लेकर भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी और भारत के सबसे बड़े मठ तक पूर्वोत्तर में सब कुछ मौजूद है। वर्तमान सरकार के अंतर्गत पूर्वोत्तर में सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है मशहूर हास्य रस के कवि काका हाथरसी को। काका हाथरसी का नाम जहन में आते ही चेहरे पर मुस्कान और कल्पना में दाढ़ी वाला एक मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। उनकी हास्य कविताएं आज भी समाज की व्यवस्थाओं पर कटाक्ष करती हैं। यहाँ तक कि संसद में भी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए उनकी कविताओं का सहारा लिया जाता है। आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूँ। अंतरपट में खोजिए छिपा हुआ है खोज, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। काका हाथरसी का जन्म 18 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ था। उनका वास्तविक नाम प्रभुलाल गर्ग था। कविता का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। बचपन में उन्होंने काका का किरदार निभाया था, इसलिए वे काका के नाम से प्रसिद्ध हो गए। काका हाथरसी संगीत के प्रेमी तो थे ही, इसके साथ ही उन्हें चित्रकारी का भी बहुत शौक था। इसी के चलते उन्होंने अपने एक साथी के सहयोग से संगीत कार्यालय की नींव रखी। इसी कार्यालय से संगीत पत्रिका प्रकाशित हुई। काका हाथरसी का मंचीय कवियों में एक विशेष स्थान था। काका को 1957 में लाल किला दिल्ली में होने वाले कवि सम्मेलन का बुलावा आया तो उन्होंने अपनी शैली में काव्य पाठ किया और अपनी पहचान बनाई। 2 आदमी बात कर रहे हैं कि यार आदमी चांद पे पहुंच गया। चंदा अमल से कह रहे ठाकुर आलमगीर पहुंच गए वे चांद पर, मार लिया क्या तीर, मार लिया क्या तीर, लौट पृथ्वी पर आए, लौट पृथ्वी पर आए, हुए करोड़ों खर्च कंकड़ी मिट्टी लाए, इनसे लाख गुना अच्छा नेता का धंधा, बिना चांद पर से हजम कर जाता चंदा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा होने का अनुमान है। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर बादल रहेंगे। चेन्नई में गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय माल परिवहन और आपूर्ति नीति का उद्देश्य परिवहन और आपूर्ति की लागत 10% से कम करना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, सभी संवैधानिक संस्थानों के अपनी मर्यादा में एक दूसरे से अच्छा समन्वय बनाए रहने पर लोकतंत्र निर्विवाद रूप से समृद्ध होता है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 30% की वृद्धि हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की परिकल्पना समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आज से सऊदी अरब का 2 दिन का दौरा। आर्थिक और निवेश समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंची।
और मोरक्को में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में भारत के देवेंद्र झाझरिया ने भाला फेंक स्पर्धा का रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।